दिस इज मनोज एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लाइफ आई स्टडी फन। तो गाइस प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा था एनेंटियोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है और कंडीशन क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होने की। गाइस तो आज हम लोग मूव करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 गाइस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं बार बार कहूंगा, जिसने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे वो प्लीज प्रीवियस सेशन जाके देखिए, ताकि आपको बेसिस क्लियर है, आपको ये रहे कि इस सेशन और आने वाले सेशन में क्या होने वाला है। गाइस प्लेलिस्ट में जाइए या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस प्लीज गो थ्रू दैट सेशन। चलिए मूव करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे पता करेंगे हम SN1 की और SN2 की, चलिए चेक करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले SN1 की। तो गाइस SN1 के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं? SN1 को हम लोग कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इसे एक नाम और कहा जाता है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जो फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। और हमें पता है कि SN1 दो स्टेप में होता है। गाइस उन दो स्टेप को हम लोग देखते हैं। तो दो स्टेप क्या क्या थे? अगर मैं बात करता हूं SN1 के फर्स्ट स्टेप की, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था गाइस? फर्स्ट स्टेप हमारा होता था क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। सबसे पहले CX बॉन्ड टूटता था, अगर आपको याद आएगा, और जब CX बॉन्ड टूटता था तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। मतलब स्टेप 1 में क्या बनता था? स्टेप 1 में अगर आपको याद आएगा तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती थी। किसकी? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती थी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जब यहां से X ग्रुप निकलेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, मतलब कार्बोकैटायन बन गया। और इसी स्टेप को हम लोग क्या नाम देते थे? इसी स्टेप को हम कहते थे स्लो स्टेप। इसी स्टेप को हम कहते थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यही स्टेप डिसाइड करता था रेट ऑफ रिएक्शन। यही स्टेप क्या डिसाइड करता था? रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी? SN1 की। और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल होगा आपका कार्बोकैटायन, उतना ज्यादा वो क्या होगा? रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। मतलब जितना स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? आपको पता है 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री वाला होता है, और देन क्या होता है? 1 डिग्री वाला। तो जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन इन केस ऑफ 3 डिग्री, उतना रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। तो गाइस हमें इतना तो पता चल गया कि स्टेप 1 क्या डिसाइड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता है। तो हमें क्या पढ़ना? हमें तो पढ़ना है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। तो यहां पे गाइस जो स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 जिसमें क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है गाइस, यही डिसाइड करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या डिसाइड करता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाता है SN1। तो सबसे पहले स्टेप को फॉलो करते हैं जिसमें कहा गया है क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। तो लेते हैं गाइस एक कार्बन, ठीक है, अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे मैंने कहा यहां पे जोड़ दिया मैंने CH3, ठीक है, यहां पे हम लोग जोड़ लेते हैं ब्रोमीन, यहां पे आ गया हमारे पास C2H5 इथाइल, और यहां पे मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन। अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्यों है? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, सेंटर कार्बन, इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, इसलिए इस कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन, और पूरे मॉलिक्यूल को कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल। तो गाइस बात करते हैं इस कार्बन की। अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिग्मा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। टोटल 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। और sp3 में अगर आप चेक करेंगे ज्योमेट्री और शेप, तो क्या रहती है? टेट्राहेड्रल रहती है। क्या रहती है गाइस? टेट्राहेड्रल रहती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है गाइस। और अगर आप चेक करेंगे कि कार्बन से जो ब्रोमीन जुड़ा है वो कौन सी साइड जुड़ा है? देखिए राइट हैंड साइड जुड़ा है। कौन सी साइड जुड़ा है? राइट साइड जुड़ा है। ये कौन सी साइड जुड़ा है? राइट साइड जुड़ा है। और राइट का मतलब अब ये किस फॉर्म में? आप सिंपल भाषा में ये अभी डी फॉर्म हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये राइट साइड जुड़ा है। हमें सबसे पहले क्या करना है? क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। तो आप क्या करेंगे? आपको पता है इलेक्ट्रॉन खींचता है ब्रोमीन, तो नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ब्रोमीन अलग हो गया, जैसे ही ब्रोमीन अलग होगा तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या होगा? कार्बोकैटायन की क्या होगी गाइस? फॉर्मेशन हो जाएगी, और कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ब्रोमीन क्या हो गया? अलग। तो हमारे पास बन गया कार्बोकैटायन गाइस। अगर अब हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं गाइस, तो टोटल मिला के 3 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। 3 सिग्मा में क्या बनता है हाइब्रिडाइजेशन? sp2।
अब इसका शेप और इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, शेप और ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या हो गई, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है गाइस, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कैसे आया होगा गाइस, प्लीज उसको थोड़ा समझते हैं। अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, इसका मतलब s का एक ऑर्बिटल रहा होगा, p के कितने ऑर्बिटल रहे होंगे, 3 ऑर्बिटल रहे होंगे, जिसमें से s p p मतलब एक s और 2 p ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थे तभी sp2 बना। यहाँ पे एक p जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। कैसा है, अनहाइब्रिड, मतलब एक p ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको ये भी पता होगा p का जो शेप होता है वो क्या होता है, डम्बल शेप, और s का कैसा होता था, स्फेरिकल शेप होता था गाइस। तो अगर हम आते हैं सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप क्या था गाइस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही मैं सेकंड स्टेप में आऊंगा गाइस, आप देखिए कार्बन को, ये रहा मेरे पास कार्बन, ठीक है, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये रहा मेरे पास CH3, ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन, ये रहा गाइस मेरे पास C2H5। क्लियर है गाइस, और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल क्या है मेरे पास, अनहाइब्रिड है, तो ये रहा मेरा वो p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड है। ठीक है गाइस, इसे हम लोग लोब्स भी कहते हैं। फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होगा 11th की सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां पे हमने देखा होगा इसे हम लोब्स भी कहते हैं। लोब्स क्या कहते हैं हम, लोब्स। तो गाइस अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा। तो सपोज मानिए मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, स्टेप 2 में जब आप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करते हो, तो इस न्यूक्लियोफाइल की बराबर की टेंडेंसी होती है कि जितने प्रोबेबिलिटी से ये इस वाले लोब में अटैक करेगा, उतने ही प्रोबेबिलिटी से ये इस वाले लोब में भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, पीछे वाले में भी। ठीक है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, तो जितने प्रोबेबिलिटी से ये इस वाले लोब में अटैक करेगा, उतने ही प्रोबेबिलिटी से ये यहाँ पे भी अटैक करता है। तो दो तरह की कंडीशन बन जाती है। सपोज मानिए अगर ये यहाँ पे अटैक करता है, तो ये बेस कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा C, ये आ गया आपका CH3, ठीक है गाइस, यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, यहाँ पे आपका आ गया C2H5, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है गाइस, और अगर ये अटैक करता है इस वाले लोब में, तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, ये रहा आपका CH3, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका C2H5, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया आपका गाइस OH। तो मैंने क्या बोला, जब आप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कर रहे थे सेकंड स्टेप में, किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर, तो आपका एक p ऑर्बिटल क्या था, अनहाइब्रिड था। तो जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो उसकी बराबर की टेंडेंसी होगी या बराबर की प्रोबेबिलिटी होगी कि जितने प्रोबेबिलिटी से वो इस वाले लोब में अटैक कर सकता है, उतने ही प्रोबेबिलिटी से वो यहाँ पे भी क्या कर सकता है, अटैक। तो अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो कंडीशन ये, यहाँ पे अटैक करेगा तो कंडीशन ये बनेगी गाइस, जिसमें अगर आप चेक करेंगे कि यहाँ पे जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल था Br, तो राइट हैंड साइड था। देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है ना। तो राइट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या कहते थे, अगर आपको याद आएगा, राइट हैंड साइड वाले को हम लोग कहते थे डी फॉर्म। क्या कहते थे, डी फॉर्म। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग क्या कहते थे, एल फॉर्म। क्या कहते थे, एल फॉर्म से कहा जाता था। तो अगर आप चेक करते हैं SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो आप चेक करेंगे कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, तो उसकी बराबर की टेंडेंसी थी यहाँ इस लोब में अटैक करने की, और उतनी ही टेंडेंसी थी इस लोब में अटैक करने की। मतलब हमें यहाँ पे डी फॉर्म भी मिलेगा और एल फॉर्म भी मिलेगा, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी थी। इक्वल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कह सकता हूँ कि आपको 50% डी फॉर्म मिलेगा और 50% यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, एल फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, एल फॉर्म। इट मींस 50% डी फॉर्म, 50% एल फॉर्म, मतलब इक्विमोलिकुलर मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विमोलिकुलर। तो गाइस जब भी आपको इक्विमोलिकुलर ऑफ डी फॉर्म और एल फॉर्म मिलता है, उस तरह के मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। मैंने क्या बोला कि अगर आपको इक्विमोलर मिक्सचर अगर मिल रहा है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म अगर आपको मिल रहा है गाइस, तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग नाम क्या देते हैं, इस तरह के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर गाइस, इस तरह के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है गाइस, तो आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि जब भी आपको इक्विमोलर मिक्सचर मिलेगा डी फॉर्म का 50% और डी फॉर्म एल फॉर्म, तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते थे, रेसिमिक मिक्सचर। तो गाइस अगर आपने ढंग से देखा होगा, तो पहले केस में क्या होता है, पहले केस में ये था कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल था, जैसे मैं Br कह रहा था, वो राइट हैंड साइड था, और यहाँ पे देखिए ये OH है, राइट हैंड साइड, ये सेम साइड है। तो इन सेम साइड को हम लोग कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं, रिटेंशन। मतलब उसने अपना शेप वैसा ही रखा, वो उसी जगह से अटैक किया। जैसे एक और बार बोलो, अभी आपने जब फर्स्ट स्टेप में देखा था, आपका जो ब्रोमीन था वो राइट हैंड साइड था, और यहाँ पे OH भी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। तो सेम साइड है, हम कहते हैं रिटेंशन। वहां पे देखिए ब्रोमीन राइट साइड था, लेकिन इस वाले में OH लेफ्ट हैंड साइड आया, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन, मतलब उल्टा हो गया इस केस में। तो गाइस अगर हमें मिलता है 50% रिटेंशन जो हमें डी फॉर्म में मिला, और अगर हमें मिलता है 50
50% इन्वर्जन, मतलब 50% हमें सही मिला, ठीक मिला, और 50% हमें कैसा मिला, उल्टा मिला। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें क्या मिला होगा, 100% रेसिमाइजेशन मिला होगा। क्या मिला होगा, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन गाइस हमें मिला होगा। तो SN1 के केस में आपको ध्यान देना है कि आपको 50% क्या मिलता है, डी फॉर्म रिटेंशन, और 50% आपको क्या मिलता है, एल फॉर्म मतलब इन्वर्जन मिलता है गाइस। तो ये केस था गाइस SN1 का। चलिए मूव करते हैं SN2 की साइड को। तो गाइस अगर मैं मूव करता हूं SN2 की तरफ, तो आपको पता है SN2 का जो मैकेनिज्म होता था वो सिर्फ सिंगल स्टेप होता था, और सिंगल स्टेप में क्या होता था, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, and at the same time attack of nucleophile। at the same time क्या होता था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता था गाइस। और अगर आपको याद होगा तो SN2 में क्या बनती थी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। क्या बनती थी, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, और ट्रांजिशन स्टेट ही क्या होती थी, स्लो स्टेप होती थी। यही डिसाइड करती थी, क्या डिसाइड करती थी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यही डिसाइड करता था पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन गाइस। तो चलिए मूव करते हैं SN2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री ये दिखाता है। तो गाइस सपोज मानिए मेरे पास एक कार्बन है अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, मैंने यहां पे ले लिया ब्रोमीन, ठीक है, मैंने यहां पे ले लिया C2H5 इथाइल, और यहां पे हम लोगों ने ले लिया हाइड्रोजन। तो अगर हम इसका स्टेट देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि जब मैं न्यूक्लियोफाइल का यहां पे अटैक करूंगा तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी आगे से नहीं आता था। अगर आपको याद होगा SN2 में मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल आगे से नहीं आ सकता, रिपल्जन मिलेगा। ये कहां से आता है गाइस, पीछे की साइड से आता है। कहां से आता है, पीछे की साइड से ये अटैक करता है। और जब ये पीछे की साइड से अटैक करेगा गाइस, तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रोमीन यहां से बाहर हो जाएगा। ब्रोमीन जैसे ही बाहर होगा तो आपको क्या मिलेगा, ये कुछ केस ऐसा बनता है, देखिए मैं दिखा देता हूं। CH3 ट्रांजिशन स्टेट को देख लेते हैं हम लोग। ये रहा कार्बन, ये रहा हमारे पास CH3, ठीक है, ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन, ये रहा हमारा C2H5, ठीक है, और धीरे धीरे ब्रोमीन क्या होगा, बाहर जाएगा, ठीक है। और यहां से कौन आ रहा है हमारे पास, यहां से आ रहा है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इस स्टेट को हम लोग क्या कहते थे यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट। क्या, कौन सी स्टेट कहते थे, ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे जैसे ब्रोमीन चला जाएगा पूरा बाहर, वैसे यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH ग्रुप, मतलब C, ये आ गया हमारा CH3, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा C2H5, यहाँ पे आ गया हमारा H, और इस वाली साइड कौन आ गया हमारा OH। तो वैसे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो ब्रोमीन है वो कौन सी साइड है, राइट साइड है। आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो राइट साइड है, लेकिन यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। इट मींस SN2 के केस में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 100% इन्वर्जन। क्या मिलता है, 100% इन्वर्जन मिलता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर सकता, रिपल्जन की वजह से वो पीछे से अटैक कर रहा है। पीछे से मतलब ये राइट था, ये लेफ्ट हो गया, मतलब टोटली उल्टा केस हो गया गाइस यहाँ पे। इसमें यहाँ पे आपको 100% क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है। तो आई होप गाइस आपको ये वाला सेशन समझ में आ गया हो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है SN1 की एंड SN2 की। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।